सबसे ज्यादा हेल्प आपको यूपीएससी का सिलेबस करेगा। यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड करना। एनसीसी बैकग्राउंड से आते तो क्या इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि आपके कुछ सवाल एनसीसी के आसपास घूम रहे थे? स्टोरी बन गई, डिस्कस मत करो किसी और के साथ, क्योंकि पीपीटी की स्टोरी लिखने के बाद भी बहुत टाइम रहता है। 8 to 10 लाइंस की आप स्टोरी लिखो। स्टार्टिंग में इंट्रो हो जाए, एंड में कंक्लूजन हो जाए, बीच में आप स्टोरी के एक्शंस डाल दो। दैट्स इट। बेसिक नॉलेज आपको एनसीसी का पता होना चाहिए कि एम्बलम किस चीज पे स्टैंड करता है, लोटस एंड ऑल दैट क्या रिप्रेजेंट। एसएसबी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है सामने वाला क्या बोल रहा है, आप इंस्ट्रक्शन सुनो और उसको फॉलो करो। जय हिंद एवरीवन। आज मेरे साथ है दीपशिका शर्मा, जिनका ऑल इंडिया रैंक 5 आया है। शी क्लियर्ड द सीडीएस इन वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार में इन्होंने सीडीएस क्रैक किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपशिका बीटेक के फाइनल ईयर में थी और उस टाइम पर सीडीएस क्रैक करके दीपशिका ऑल इंडिया रैंक 5 लेकर आई। दीपशिका, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। हर वो एस्पिरेंट जो आपको देख रहा है, स्पेसिफिकली गर्ल्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि गर्ल्स को कई बार लगता है कि वैकेंसीज काफी कम आती है और उनके लिए रिकमेंड होना बहुत बहुत मुश्किल है। बट स्टिल जब आप रिकमेंड होती हैं, दीपशिका यार 5 लेकर आई, तो दीपशिका आप एक इंस्पिरेशन बन के आती हैं सारे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सवाल तो मैं नहीं पूछूंगा, हम इसे कन्वर्सेशन के तौर पे रखना चाहेंगे। दीपशिका, कैसा लगा जब पहली बार, बिकॉज मैं पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूं जब आप इंटरव्यू देने जा रही थी। आप एनसीसी के अंदर भी रही हैं, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। उस टाइम पर भी हम लोगों ने बात करी थी इस बारे में। तो जब फाइनली आपका कॉल आया कि यस यू गॉट रिकमेंडेड, तो उस टाइम पर वो फीलिंग कैसी थी? Yeah, so recommendation time, all of us were sitting in the hall, the conference hall, and then we were waiting ki list will start. Like suddenly the officer came in and he brought a list and he said, "Now I will announce the name of the recommended candidates. Tell your name and your roll number." So there was one girl before me. Her name was announced. We all clapped and we were happy for her. And the next name announced was mine. And something funny, I was so flustered, I dropped my bottle. But yeah, I continued with telling my roll number and name. And then I sat down, and after that, I could, realize ki, okay, I have been recommended. Okay, this was my first attempt, and I have been recommended. So yeah, I was happy, but yeah, in the back of my mind, there were still things there like medical merit, and so still a long journey to academy. But yes, I was very happy, elated, I would say. दीपशिका, बिल्कुल, मतलब आपके लिए बहुत बड़ी फीलिंग है कि आप पहली बार में रिकमेंड हो गई। ऐसा यूजुअली होता नहीं। एस्पिरेंट्स कई सारे अटेम्प्ट्स देते हैं, कई सारी मिस्टेक्स करते हैं और उसके बाद फाइनली वो रिकमेंड होते हैं। हम बात करेंगे इन चीजों के बारे में कि ऐसा आपने क्या किया कि पहली बार में आप रिकमेंड हो गई, और वो भी बीटेक के साथ। आप अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, बीटेक भी कर रही हैं, आपने एनसीसी भी ज्वाइन करके रखा है, और इन सारी चीजों के साथ आपने सीडीएस एग्जाम को मैनेज करा, आपने रिटर्न को मैनेज करा, आपने एसएसबी को मैनेज करा, और पहली बार में आप रिकमेंड हो जाती है। दीपशिका, बट एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, मैं हमेशा एस्पिरेंट से सवाल पूछता हूँ कि ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप कहाँ से हुई कि आपको इंडियन आर्म फोर्सेस को ही ज्वाइन करना? ये एक सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि आज के इस माहौल के बारे में मैं बात करूं तो एज ए बीटेक एस्पिरेंट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप किसी एमएनसी के अंदर जा सकते हैं, आप एक बड़ी कंपनी के अंदर नौकरी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। देन ये आपके माइंड में ये चीज कब आ गई थी कि नहीं, मुझे आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करनी है? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद एनसीसी भी इसीलिए ज्वाइन किया था, बिकॉज यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। जी सर, बिल्कुल सही लग रहा है। एनसीसी भी इसीलिए ज्वाइन किया था। सो जब मैं छोटी थी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सो मेरा स्कूलिंग एंड एजुकेशन जितना था पूरे टाइम छत्तीसगढ़ में ही रही हूँ मैं। उधर छत्तीसगढ़ में ज्यादातर आर्मी देखने नहीं मिलती, उधर पैरामिलिट्री ज्यादा रहती है, सीआरपीएफ एक्सेट्रा। सो मैंने कभी इन पर्सन तो नहीं देखा था किसी आर्मी ऑफिसर को, बट हमेशा टीवी में देखती थी। कभी भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो, न्यूज में दिखाता था कि पुलिस, एनडीआरएफ सबने हार मान ली है, फाइनली आर्मी और एयरफोर्स को बुलाया जा रहा है। तो उधर से पता चलता था कि जब सब हार मान जाते हैं ना, तब फाइनली इन लोगों को बुलाते हैं कि अब काम हो जाएगा, एंड एवरीवन जस्ट सब राहत की सांस लेते हैं कि अब हो जाएगा काम, अब आर्मी आ चुकी है। सो दैट वाज द मोटिवेशन कि आई वांटेड टू जॉइन दीज पीपल, कि मेरा जो भी टैलेंट है, जो भी नॉलेज है, वो मैं इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेट करना चाहती थी। सो दैट वाज माय मोटिवेशन। ओके, कोई ऐसा इंसिडेंट रहा दीपशिका लाइफ का जिसने बिल्कुल इस थॉट को चेंज कर दिया कि नहीं, अब तो फोर्सेस ही ज्वाइन करनी है? यूजुअली कई बार एस्पिरेंट्स अपना इंसिडेंट बताते हैं कि सर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरी जो लाइफ है ये नेशन के लिए बनी हुई। तो आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा था कि इसके बाद लगा कि नहीं, और कुछ अब सोचना ही नहीं लाइफ में, जो करना है बस वो यही करना है? सर ऐसा एक सिंगल इंसिडेंट तो नहीं था,
बस ये था कि मुझे बचपन से ज्वाइन करना था। एंड मुझे फर्स्ट इंसिडेंट याद है कि जब मैं स्टैंडर्ड सेकंड या थर्ड में थी, तो मैंने लिखा था कि मेरी सोशल साइंस टीचर ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम। सो मैंने लिखा था कि आई वांट टू बिकम अ सोल्जर, मैं सिपाही बनना चाहती हूँ। सो शी करेक्टेड मी and wrote I want to become an army officer, and that was the start. I googled what not googled, I tried to find things, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट उतना होता नहीं था। फिर धीरे धीरे जब इंटरनेट का एक्सेस मिला, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग और पता किया कि आर्मी ऑफिसर सोल्जर डिफरेंस क्या है। फिर आर्मी ऑफिसर का पता चला, एंड जैसे जैसे एज बढ़ते गई वैसे वैसे मुझे और इंटरेस्ट बढ़ता गया कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, देयर इज नो नीड टू रिट्रीट, पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। और जब कॉलेज में एनसीसी में हम लोग यूनिफॉर्म में निकलते थे, तो आई वाज द जूनियर अंडर ऑफिसर। तो मेरे कॉलेज के सीनियर्स जूनियर्स सब मेरी प्लेटून के अंडर आते थे। तो उधर मैं देखती थी कि जो कॉलेज की लड़कियां ना, वो रुक रुक के देख रही हैं कि ये बंदी कमांड संभाल रही है। आई यूज्ड टू गिव कमांड, लोग ऐसे कैमरा निकाल के रिकॉर्ड कर रहे होते थे। सो दैट फेल्ट अ बिट नाइस। एंड यस, एंड जब लोगों की मदद करते थे, बिकॉज एज बीइंग इन एनसीसी हम लोग सोशल वर्क भी करते थे। सो जब लोगों की मदद करते थे, एंड दैट गिव मी रिलीफ, लाइक बहुत अच्छा लगता था वो काम करके। सो दैट इज व्हाई। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। दीपशिका, एक थोड़ा सा मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे। बीइंग अ गर्ल, कई बार कई सारी गर्ल एस्पिरेंट्स है जो अभी तैयारी कर रही है, जो आपको अभी देख रही है, कई बार उनको फोर्सेस में जाने के लिए रोका जाता है। ये कहा जाता है कि बीइंग अ गर्ल आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, कई बार फैमिली वाले नहीं जाने देते, और कई बार फ्रेंड्स आपके ऐसे होते हैं जो आपके सपने को, मैं ये तो नहीं बोलूंगा तोड़ने की कोशिश करते, बट कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट कर जाते हैं, इनडायरेक्टली अनइंटेंशनली भी कई बार वो बोल देते हैं कि अरे तेरा कैसे हो सकता है, तू तो गर्ल है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपने अपनी लाइफ के अंदर फेस करी, बिकॉज आप एनसीसी के अंदर भी रही, उसके बाद आपका AR5 आया है, आपने फोर्सेस को ज्वाइन भी किया है, तो क्या आपने ये प्रॉब्लम फेस करी कभी कि बीइंग अ गर्ल मुझे इस चीज के लिए डिस्क्रिमिनेट किया गया हो कि आप फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकती है, कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट अगर फील हुई हो, तो आपने अपने आप को फिर आगे कैसे बढ़ाया? जी सर, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। सभी के साथ होता है। मैं कहूंगी सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, कई लड़कों को भी इस चीज के लिए बोला जाता है कि आप बहुत अच्छी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप ज्वाइन करना चाह रहे हो। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लड़कियों के केस में यस, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भी एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, लोगों को आदत नहीं है लड़कियों को देखने की इस रोल में। तो जब आपने देखा नहीं हो, तो आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि आप बहुत टाइम बाद तो लोगों को पुलिस में लड़कियों को देखने की आदत हुई है, अभी आर्मी में उन्हें उतनी लड़कियों को देखने की आदत नहीं हुई है। तो इसीलिए वो लोग थोड़े रिलक्टेंट रहते हैं, वो लोग थोड़ा डरते हैं कि क्या होगा, उन्हें पता नहीं, तो हम अपनी बेटी को इधर भेज दे जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। सो जो एस्पिरेंट्स है, फीमेल एस्पिरेंट्स, उनको मैं यही कहूंगी कि देखो, एग्जाम आपको देना है, तैयारी आपको करनी है, एसएसबी भी आप दोगे, उसके बाद मेरिट इन भी आपको होना है, इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। ये चीज मैं अपने आप को बोलती थी। लोग बोलेंगे क्योंकि कई लोग खुद ही हिम्मत नहीं कर पाते, एक बार अटेम्प्ट देते हैं, रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। तो ऐसे इंसान की बातों पे ध्यान मत दो, किसी की बातों पे ध्यान मत दो, तुम्हें करना है। भले ये डिसीजन लेके चलो कि चलो एक बार पूरा दिल लगा के कोशिश कर लूंगी, उसके बाद नहीं हुआ तो भले चाहे छोड़ दूंगी, लेकिन कोशिश लास्ट मोमेंट तक, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो, करके रहूंगी। एंड अदर देन दैट, मैं अपने आप को ये कहती थी, जब भी मुझे कोई कुछ बोलता था ना कि रहन देना, क्यों कर रही है, कुछ और देख लेता है, बहुत मुश्किल है, तो आई यूज्ड टू से कि जब मैं एसएसबी देने जाऊंगी ना, तो वहां पे एक पैनल बैठती है ऑफिसर्स की, जिसमें साइक, जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट सब होते हैं। उस दिन वो लोग डिसीजन देंगे कि मैं आर्मी ज्वाइन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। उन्होंने बोल दिया कि नहीं कर सकते, मैं छोड़ दूंगी। लेकिन जब तक वो लोग ये चीज नहीं बोलते, तब तक कोई रीजन नहीं है छोड़ने का, किसी के भी बोलने पे। तो इसीलिए आप अपनी मेहनत करते रहो, धीरे धीरे जब कॉल लेटर आ जाएगा, तो अपने आप घर वाले भी कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तो बिल्कुल करिए, और सेफ्टी रीजंस तो कुछ है नहीं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, सिर्फ इंडिया में नहीं, इन द होल वर्ल्ड। तो इसीलिए बिल्कुल दूसरों की सोचने की जरूरत नहीं, आप अपना काम खत्म करिए, एंड धीरे धीरे सारी चीजें अलाइन हो जाती है। there's a quote, take care of the small things and the big things will fall in place। तो छोटे छोटे स्टेप लेते जाओ, एंड सब चीज उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल सही दीपशिका, आपने बिल्कुल सही बात कही कि छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेना पड़ेंगे, तो आपका बड़ा वाला गोल आप अचीव कर लोगे। दीपशिका, भी 3 दिन पहले की बात है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। शी वाज अ गर्ल, और वो 2 साल से प्रिपेयर कर रही है, 2 साल से प्रिपेयर कर रही है, बट एसएसबी के अंदर कई बार आपके साथ भी शायद बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिले होंगे हु आर दी हार्डकोर रिपीटर। अब उसका कॉल मेरे पास आता है, एंड शी सेड कि सर अब मैं गिव अप करने वाला, क्योंकि आप बहुत सारे कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, परिवार का एक प्रेशर होता है,
आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, बट आप एसएस भी क्रैक नहीं कर पा रहे, किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं कर पा रहे, और उसके बाद लगता है कि नहीं अब हार मान लेनी चाहिए। तो आप उन रिपीटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनको लग रहा है कि नहीं अब तो हो नहीं पा रहा है मुझसे? सर, बीइंग इन एकेडमी, मैं ओटीए चेन्नई में थी। मैंने या बहुत सारे अपने ऐसे सीनियर्स को भी देखा है और कोर्समेट्स को भी देखा है जिनका लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर भी किया, मेरिट इन भी हुए, एकेडमी भी ज्वाइन की और लेफ्टिनेंट भी बने हैं। तो सिंस बहुत बार रिपीट्स हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गिव अप कर दो। गिव अप करने के पहले एक रीजन सोचना, क्या मैं अपने इस डिसीजन के साथ बाकी लाइफ जी पाऊंगी? मैं जब कुछ और करने जाऊंगी तब क्या मैं ये चीज एक्सेप्ट कर पाऊंगी कि ठीक है, मैं नहीं कर पाई, मैंने छोड़ दिया अपनी मर्जी से कि ठीक है यार, अब और नहीं हो रहा मुझसे। सो हर चीज का एक टाइम होता है। दिस आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ रीडिंग एंड कोट्स। तो उसमें एक और कोट था, द वाइज नो व्हेन टू गिव अप, या एज इन व्हेन नॉट टू कंटिन्यू। तो या आप उस अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए कि क्या आपने अपना 100% दे दिया है। अगर आपको लगता है मैं जो कर सकती थी मैंने कर लिया और अभी भी नहीं हो रहा, तो बिल्कुल गो विथ योर डिसीजन। उसके बाद ट्राई इन समथिंग एल्स, इट्स फाइन। बट अगर आपको लगता है इससे ज्यादा मैं और कुछ भी कर सकती हूँ, भले 1% और है जो मैं दे सकती हूँ अपना, और तो गो फॉर इट। फिर से कोशिश करके देख लो, बस एक बार ही तो है, ठीक है, कर लो कोशिश, भले चाहे जॉब करते 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 देख लो। डोंट लीव योर लाइफ फॉर दिस वन थिंग। अपनी लाइफ को चलने दो, साइड में इस चीज को भी रख के एक और बार ट्राई देने में कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज तुम्हें लगता है कि मुझे एक और ट्राई देना चाहिए। इफ यू आर ग्रेट डन तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब अगर आखिरी चांस भी है तो आपको देना चाहिए, दैट इज द इफ यू फील लाइक इट कि थिंग। आखिरी चांस है, मुझे देना चाहिए, तो बिल्कुल, आफ्टर ऑल लिसन टू योर हार्ट कि व्हाट डू यू वांट टू डू। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक वही चीज होती है। कई बार हम लोग सबकी बातें सुनते पर हमारे दिल में क्या है वो बात हम इग्नोर कर देते हैं, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की होती है। दीपशिका, ओटीए के अंदर पहला दिन कैसा था? हालांकि सवाल कई सारे एस्पिरेंट्स सोच रहे होंगे कि हमारा पहला दिन कैसा रहेगा जब हम लोग जाएंगे। आपका पहला दिन ओटीए में कैसा था? हाउ यू फेल्ट? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या आपके लिए कुछ ऐसी चीज जो हमेशा आपको जिंदगी भर याद रहेगी? बिकॉज मैं चीज बहुत समझता हूँ कि जब भी हम पहली बार अकेडमी के अंदर जाते हैं, कुछ चीज ऐसी होती है जो हम कभी जिंदगी भर भूल ही नहीं सकते। तो कुछ ऐसी चीज आपके साथ थी जब आप एकेडमी के अंदर गए? जी सर। सो पहले दिन जब हम जाते हैं तो इंडियन आर्मी का एक रिसेप्शन पॉइंट लगता है रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे, तो उधर जाके रिपोर्ट करना एंड वहां पे अपना कॉल लेटर देना कि जैन साहब, मुझे यहाँ रिपोर्ट करने बोला गया है। दैट वाज वन थिंग। और फिर जब एकेडमी की बसेस में हम लोग एकेडमी एंटर करते हैं, योद्धा गेट दिखता है एंड हम एकेडमी के अंदर पहुंचते हैं, एंड देन वी सी आर सीनियर्स सब यूनिफॉर्म में, सेकेंड टर्मर्स। सो बहुत अच्छा लगता है, रियलाइज होता है कि यस, अभी फाइनली एकेडमी में स्टेप हमने रखा है। एंड उससे ज्यादा बढ़िया तब लगता है जब हमारे एकेडमी नंबर की वर्दी इशू होके आती है कि दिस एकेडमी नंबर इस कैडेट की वर्दी इशू होके आई है। बहुत सारी यूनिफॉर्म्स होती है एकेडमी में, बट यस, धीरे धीरे आपकी वर्दी इशू होगी जब आप कॉम्बैट्स में अपने आप को देखोगे, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। यस, आई थिंक वो जब आपने अपने आप को पहली बार कॉम्बैट में देखा होगा, तो आई थिंक मैं चीज समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस इमेज को हम विजुअलाइज पहले ही कर चुके होते हैं, कई बार अपने सपनों के अंदर, कई बार अपने ड्रीम्स के अंदर कि हम इस यूनिफॉर्म के अंदर रहेंगे। तो वो फीलिंग बहुत ही अलग होती है। ग्रेट ग्रेट। दीपिका, रिटर्न की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? बिकॉज आज भी कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो रिटर्न की प्रिपरेशन के लिए जूझते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। क्योंकि सीडीएस का एग्जाम मैं कभी नहीं बोलता कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, डिफिकल्ट एग्जाम नहीं, इसको सही करने, इसको प्रिपेयर करने का एक सही प्लानिंग और तरीका आपके पास होना चाहिए। और मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ सकता हूँ बिकॉज आपने पहली बार में इस एग्जाम को क्रैक किया है, अलॉन्ग विद दैट कि आप आपका बीटेक भी कर रही थी। तो आपकी स्ट्रेटेजी सीडीएस एग्जाम के रिटर्न प्रिपरेशन के अंदर क्या रही? जी सर। सो रिटन एग्जाम की तैयारी मैंने अपने थर्ड ईयर खत्म होने के बाद शुरू की थी। ओके। हमें 2 महीने का गैप मिलता है इंटर्नशिप के लिए, तो मैं इंटर्नशिप करते करते ही अपने सीरियस की तैयारी मैंने स्टार्ट की थी। सो मैंने कोई कोर्सेज तो नहीं लिए थे, बट हाँ, मैं यूट्यूब का यूज करती थी। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, एंड दिक्कत कई बार ये भी होती है कि बहुत सारा कंटेंट है, सो कौन सा फॉलो करें। यस। तो इसलिए एक कंटेंट सॉर्ट आउट करना चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ अलग अलग क्रिएटर्स की वीडियोस देखी एंड देन स्ट्रीमलाइन किया कि अभी इस क्रिएटर को फॉलो करेंगे, तो आई चूज, मैंने डिफेंस वालों को फॉलो करने का डिसाइड किया। बिकॉज मैं बीइंग फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस बैकग्राउंड से हूँ। सो मुझे ज्योग्राफी हिस्ट्री मुझे नहीं समझ में आती, मुझे नहीं पसंद। सो अब लेकिन इसके बाद भी अब पढ़ना तो है क्योंकि एग्जाम देना है, तो इसीलिए उसको धीरे धीरे सारे लेक्चर्स कवर किए। उसके बाद सबसे ज्यादा हेल्प आपको यूपीएससी का सिलेबस करेगा। यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड करना
एंड उसमें सारे टॉपिक्स नोट करना कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना। एंड जब एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। तब आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्कैन करो कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि क्लाउड्स इन ज्योग्राफी। तो यस, ये कैसे पता चलेगा? जब आप पेपर स्कैन करोगे। और ऑब्वियसली। तो वैसे ही मैंने नोट किया कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को और इन डेप्थ पढ़ा। जो टॉपिक्स के उतना ज्यादा वेटेज नहीं है उनको एक बार रीडिंग करके छोड़ दो, क्योंकि पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली। एग्जैक्टली एंड ऐसे ही, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। और सीरियस प्रिपरेशन के दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोस्तों को भी टाइम दे रहे हैं, मूवी का भी टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास और भी काम है। मुझे कॉलेज जाना होता था, प्लस आपको फिटनेस अपनी मेंटेन करनी है, क्योंकि यू यस, आर अ डिफेंस एस्पिरेंट। तो ऑब्वियसली। ये दो चीजों के साथ तीसरी चीज आपको पढ़ाई करनी है, वो भी जितना टाइम आप दे सको उतना। तो इसीलिए आपको थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ साइड करनी पड़ेगी, अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जल्दी उठना पड़ेगा। जैसे दोज डेज मैं 4 बजे उठती थी, सो दैट एक दिन पहले का जो सिलेबस रह गया वो मैं कवर कर पाऊँ, आज का प्लान ग्रेट, बन जाए मेरा, और उसके ग्रेट, बाद मैं डे पे थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाए मुझे। ग्रेट। तो ये एंड उसके अलावा जो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप हवा में ना रहो कि ये तो बन ही जाएगा। जब आप यस, मॉक टेस्ट दोगे पहला, तब आपको समझ जाएगा मुझसे तो इंग्लिश भी नहीं बनता। सो ऑब्वियसली। उसके बाद हर संडे मॉक टेस्ट देते जाओ। जब एग्जाम पास आने लगे, वीक में 2 बार मॉक टेस्ट देते जाओ, तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। उसके अलावा जनरल नॉलेज के लिए यस, और भी कुछ डेली जीके वीडियोस भी आते हैं कि आज मेजर हेडलाइंस क्या थे, तो यस। उससे आप जीके की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो इसीलिए, और मेजर मेरा फोकस था कि इंग्लिश में मैक्स टू मैक्स स्कोर करूं, क्योंकि गर्ल्स के लिए 2 ही पेपर होते हैं। तो इंग्लिश में मैं जितने ज्यादा मार्क्स ले आऊं, उतना बेहतर चांस है मेरा रिटर्न में ज्यादा स्कोर करने का। ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली। अगर आपने रिटर्न में ज्यादा स्कोर किया है तो आपके मेरिटन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप ऑब्वियसली। जस्ट रिटर्न क्लियर किए तो मेरिटन होने के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मुश्किल है बीइंग अ बिल्कुल। गर्ल सिर्फ 18 वैकेंसीज है एज ऑफ नाउ। सो आपको थोड़ा रिटर्न पे फोकस करना चाहिए कि आप अच्छे से निकालो सीडीएस, ताकि रिकमेंड होके सीधा अकेडमी जाओ। ग्रेट, ग्रेट। दीपशिका, नोट्स बनाने की प्रिपरेशन आपकी कैसी थी? आपने कुछ प्लान किया था नोट्स के लिए? बिकॉज एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे, और सबको पढ़ना जरूरी भी है। बिकॉज आप अभी, अब सिचुएशन ये है कि आपके लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज वैकेंसी कम है, आपने खुद ने ये चीज कही है। तो आपकी नोट्स की प्रिपरेशन कैसे थी? आपने नोट्स को प्रिपेयर कैसे किया? कैसे प्रिपेयर करना शुरू करा? आपने माइंड मैप्स बनाए या कुछ और दूसरा तरीका आपने अपनाया? सर, माइंड मैप्स का मुझे पर्सनली भी काफी एस्पिरेंट्स बोलते थे, बट सही में अपना बताओ तो मुझे समझ नहीं आता माइंड मैप्स की क्या होता है, कैसे बनाता है, और मुझे बहुत टाइम टेकिंग लगता है, तो आई स्किप दैट पार्ट। नोट मेकिंग में जो तरीका आपको बेस्ट लगे वही फॉलो करो। मेरे लिए जब मैंने डिसाइड किया सीडीएस की प्रिपरेशन करनी है, उसी शाम को आई वेंट टू द स्टेशनरी, 400 पेज की 2 नोटबुक खरीद के मैं लेके आई। एंड देन इन वन नोटबुक 2 सेक्शन बनाए। एक नोटबुक पूरा इंग्लिश को डेडिकेटेड था। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इंग्लिश की प्रिपरेशन और नोट मेकिंग के लिए पहले इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट दिया सीडीएस का। मुझे पता चला कि क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है। तो जो ग्रेट। स्ट्रेंथ है उसको बाद के लिए हम रोक सकते हैं, जो वीकनेस है उस पर काम करना शुरू करना होगा। तो उसके बाद पता चला कि ग्रामर में ये सेक्शंस मेरी वीकनेस है, तो उस सेक्शन से पढ़ाई चालू की। अब जो भी पढ़ाई चालू की, सपोज इंग्लिश में आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा दिखा जो आपको पता ही नहीं था, आप गलत कर रहे हो बार बार वो, तो उसको नोट कर लो, तो आपको रिवीजन में काम आएगा वो। अंडरलाइन कर लो वो वर्ड। 2 कलर के पेन्स में यूज करती थी, 2 या 3, ब्लू, ब्लैक और रेड। तो रेड से मैं अंडरलाइन कर देती थी चीजों को जो इम्पोर्टेंट है। तो ये बस, हाँ, इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई लोग जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत दिखाता है कि एस्थेटिक बन के कलर कलर के नोट्स बना रहे हो, वो मत करना, टाइम वेस्ट बहुत होता है। सो यस, बेसिक नोट्स बनाओ, जॉट डाउन ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और जीएस की प्रिपरेशन के लिए यस, उसी नोटबुक के सेक्शंस बनाए एंड स्टार्ट किया कोई एक सब्जेक्ट। मेरी प्रिपरेशन ऐसे थी कि एक बड़ा सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, और एक छोटा सब्जेक्ट जिससे थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं कंपेरेटिव। या तो यस। इंग्लिश का कोई छोटा सेक्शन पकड़ लिया, या फिर जीएस का ही कोई छोटा सेक्शन जिससे कम क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करते जाना। ग्रेट। एंड सिर्फ जॉट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे टॉपिक लिख दिया, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में क्लाउड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। इफ यू आर रीडिंग आउट क्लाउड्स, टाइप्स का बुलेट पॉइंट बना के नीचे 1 2 3 4 करके क्या टाइप्स है वो लिख दिया। एंड सिमिलरली मेक दिस लाइन बाय लाइन फॉर वन फुल चैप्टर।
सो ज्योग्राफी में आपके पास चैप्टर वाइज सारे नोट्स आपके बने हुए होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा या इन्फॉर्मेशन मिली जो आपको पता नहीं थी, रेड से आप मार्क कर दो उसी नोट्स में, क्योंकि आपने लिखा तो ब्लू से, रेड से मार्किंग आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से आई यूज्ड टू मेक नोट्स। ओके, ग्रेट ग्रेट। मॉक टेस्ट आपने कितने लगाया दीपशिका एग्जाम से पहले? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मॉक टेस्ट लगा एग्जाम को क्रैक करना, मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि लगभग नामुमकिन चीज है, वो आप कर ही नहीं सकते। तो आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपकी एग्जाम 15 दिन के अंदर आने वाली है, तो एक दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? सर मैंने एज सच गिने तो नहीं थे कि मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए, बट ये है कि आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको उसको एनालाइज करने का भी टाइम चाहिए कि मैंने क्या गलतियां की, इसको कैसे इम्प्रूव करूँ, कौन से सेक्शन के बारे में और पढ़ाई करनी है। तो एक दिन में मुझे नहीं लगता, जब सीडीएस या फिर कोई भी एग्जाम बहुत पास है, तब एक दिन में 2 से ज्यादा तो मत लगाइए आप मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट यानी फुल मॉक टेस्ट की बात करें जिसमें जीएस और इंग्लिश दोनों इंक्लूडेड है। एंड उसके अलावा आप जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो ना, उसी टाइम हर संडे को आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, तो दैट वुड बी रियली बेटर कंपेयर टू कि आप एग्जाम आ गया अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कुछ एनालाइज भी नहीं कर रहे हो, बस टेस्ट दिए जा रहे हो। तो अगर मॉक टेस्ट दिया और एनालाइज नहीं किया तो मॉक टेस्ट उससे बढ़िया मत ही दो, कोई फायदा क्योंकि हुआ नहीं मॉक टेस्ट देके। तो इसीलिए मैं ऐसे ही, मैंने पहले से ही प्लान आउट कर लिया था कि संडेज को मॉक टेस्ट दूंगी। एग्जाम के 2 महीने पहले जब तैयारी पूरी कंप्लीट, मतलब तैयारी मुझे जितनी करनी थी मेजोरिटी कंप्लीट हो गई, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तैयारी कभी कंप्लीट। सो उस टाइम मैंने वीक में 2 दिन डेजिग्नेट किए, वेंसडे और संडे, ये 2 दिन मॉक टेस्ट होंगी। एंड फिर धीरे धीरे इसका गैप और कम किया, जैसे वीक में चलो 3 मॉक टेस्ट दे दिया ऐसे। तो इसलिए आप वीक के स्प्लिट्स रख सकते हो, एक दिन में एक से ज्यादा देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेपर ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा जीएस और इंग्लिश दोनों पेपर कंप्लीट करने में। सो यही स्ट्रैटेजी थी। ओके, चलिए दीपशिका, तो रिटर्न के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से एस्पिरेंट को बता दिया कि लास्ट टाइम पर उनको क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एसएसबी की। एसएसबी का क्या नाम सुन के एस्पिरेंट थोड़ा सा एक काइंड ऑफ फोबिया एस्पिरेंट्स के मन में होता है कि एसएसबी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, आउट होने का रेशो बहुत ज्यादा है, और एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक पहली बार में कोई कर ही नहीं सकता, बहुत लकी है तभी पहली बार आप एसएसबी क्रैक कर पाएंगे। तो दीपशिका, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि एसएसबी आपको जानने का एक तरीका है। अगर आपके अंदर वो क्यूज हैं तो आप पहली बार जा रहे हैं या दूसरी बार जा रहे हैं, उससे कोई चीज फर्क नहीं पड़ती। अगर आपके अंदर वो चीजें हैं तो आप रिकमेंड हो जाएंगे। बट कई एस्पिरेंट्स को ये बाहर से मिथ आप समझते हैं, आप खुद एनसीसी के अंदर रही हैं, तो कई सारे मिथ मार्केट के अंदर हैं कि एसएसबी इतना डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। आपका ओवरऑल एसएसबी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपका एसएसबी का एक्सपीरियंस टोटल कैसा रहा? यस सर, सो फर्स्ट टाइम मैं रिकमेंड होना डिफिकल्ट है, आई विल स्टार्ट विद दिस थिंग। ये एक मिथ है। फर्स्ट, योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन एसएसबी इज योर गोल्डन अटेम्प्ट, ये सब बोलते हैं। सीरियसली लेना चाहिए इस बात को, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एंड आप जस्ट जाके, तो अगर आप एक सेट स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा भी ऊपर आप परफॉर्म कर दिए, आप रिकमेंड हो जाओ, आपकी गलतियां भी माफ कर दी जाएंगी। सो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट को एसएसबी, यस इट इज इंडीड डिफिकल्ट। स्टैटिस्टिक्स में बोलता है इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डिफिकल्ट इंटरव्यूज आफ्टर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। सो यस, इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है। एंड अदर देन दैट, यस प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड बिकॉज इन रिटन एग्जाम यू गेट ऑलमोस्ट 6 months टू प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी। एसएसबी के लिए इनफ प्रिपरेशन टाइम रहता है। सो इन दैट, अब एसएसबी को यू शुड, you know, there are 3 parts of SSB, psych, पर्सनल इंटरव्यू एंड जीटीओ, एंड उसके पहले स्क्रीनिंग रहेगी। तो इन चारों सेक्शंस के वाइज आपको प्रिपेयर करना होगा। अब इसमें सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहती है कि डिफेंस एस्पिरेंट्स का कोई ग्रुप है, कोई सेंसिबल ग्रुप, क्योंकि देर आर समटाइम्स पीपल जो इनसेंसिबल आइडियाज को बहुत ही करेक्ट बोल के दे पुश इट ऑन यू, सो डोंट गो फॉर दैट। तो एक ग्रुप जो रहे वो बहुत हेल्प करती है प्रिपेयर करने में। और अगर नहीं है ग्रुप तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम पे जाओ, आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे प्रिपरेशन के। सो उधर पे जाके आप ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप देख सकते हो कि होती कैसे है चीजें। अदर देन दैट, बहुत सारे कंटेंट भी है ऑनलाइन जो आपको डिस्क्राइब करेंगे होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करो पता करने से कि एसएसबी होता क्या है, उसको इन डेप्थ समझो कि हो क्या रहा है इसमें, एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। उसके बाद सबसे पहले आप एक मॉक साइक अटेम्प्ट करके देखो, साइक टेस्ट, तो आपको पता चलेगा आपकी गलती क्या है, स्टोरी नहीं बन रही, हैंड राइटिंग खराब है, टाइम से कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो साइक के लिए तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी आपको, एंड जो थीम्स और आइडियाज डिस्कस करने हैं ना आप, इट्स कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो अपने डिफेंस एस्पिरेंट ग्रुप के साथ बैठ के आप एक फोटो देख सकते हैं, एंड उस पे 5 से 6 थीम्स डिस्कस कर लो आप लोग,
Yes. नोट डाउन कुछ नहीं करना है, जस्ट डिस्कस करो, तो आपको पता चलेगा लोग कैसे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से मैं Yeah. सोच सकता हूँ। सो इस तरीके से आपका साइक इम्प्रूव होगा। एंड अदर देन दैट आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। तो जो पहले सीडीएस के टाइम पे मॉक टेस्ट था, अब मॉक टेस्ट की जगह आप साइक टेस्ट दोगे। तो स्टार्ट विद संडेज को एक बार साइक फुल अटेम्प्ट कर दिया, धीरे धीरे फिर हफ्ते में 2 बार अटेम्प्ट करने लोगो फुल साइक टेस्ट, विच इंक्लूड्स टैट, वैट, एसआरटी एंड एसडीटी, ऑल 4। एसडीटी के रिगार्डिंग आप पहले से आप डिस्क्रिप्शन अपना रेडी कर लो कि क्या लिखना है मुझे, धीरे धीरे, क्योंकि हमेशा ये इवॉल्व होता रहेगा, चेंज होता रहेगा कि आपका एसडीटी बदलता रहेगा। एक बार अपने जो फ्रेंड्स है, अपनी फैमिली, उनसे भी एक बार रिव्यू लेके देख लो कि क्या क्या सोचते हो आपके बारे में, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग एसएसबी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कब आपसे कौन सी न्यूज हेडलाइन के बारे में पूछ दे, यू नेवर नो, अनलेस कि आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सो यू कैन नॉट फेक इट कि आपको पता है न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे थे। सो मुझे पर्सनली न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं था, मैं कभी नहीं पढ़ती थी। बट जिस दिन सीडीएस का रिजल्ट आया, उस दिन से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। डेली पढ़ूंगी न्यूज़पेपर, भले ही टाइम कम पड़ रहा है तो आप जल्दी जल्दी रीडिंग कर लो, हेडलाइंस पढ़ के निकल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन डेली पढ़ना है। सुबह टाइम नहीं हो तो रात को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेली पढ़ के, सो दैट यू विल बी अवेयर कि क्या हो रहा है। एंड वो अवेयरनेस आपके साइक के स्टोरीज में भी दिखेंगे। बिल्कुल, दैट इज व्हाट मेक्स हाई लेवल स्टोरीज। बिल्कुल बिल्कुल। या एंड अदर देन दैट, फॉर पर्सनल इंटरव्यू तो यस आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके फील्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपके बारे में जानना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस के बारे में। सो बहुत सारे फील्ड्स हैं, एंड इसी सब पे बहुत सारी बुक्स और कंटेंट्स भी है। तो आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बस आपको पता करना है क्या सही कंटेंट है और क्या फॉलो करें एंड कैसे फॉलो करें। जीटीओ के लिए यस, जीटीओ इज अ टास्क, बिकॉज इसमें जो पीजीटी एचजीटी होंगे, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स के साथ आपको आना चाहिए कि कैसे फंक्शन करूं। तो व्हाट यू कैन डू इज, जीटीओ पीजीटी के बहुत सारे इमेजेस ऑनलाइन भी मिल जाते हैं आपको, तो आप उनको देख के आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से आई विल डू दैट। एंड इफ पॉसिबल, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर की हेल्प मिल पाए जहां से आप मतलब रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर पाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो आपको करना चाहिए। एंड जीडी लेक्चरेट के लिए तो आपको यस, आपको कुछ जनरल टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। लेक्चरेट के लिए बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि दैट टाइम ओनली यू आर स्पीकिंग, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो दैट इज योर चांस टू शाइन। यस, ओके। दीपशिका, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो एस्पिरेंट डरते हैं, स्क्रीन इन होना उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात हो जाती है कि स्क्रीन इन होना, ये कहा जाता है, ये बात सच भी कि केवल 10% to 15% एस्पिरेंट जो है वो स्क्रीन इन हो पाते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? और आपका जब नरेशन हुआ, ऑब्वियसली नरेशन आपने दिया होगा, आपने जीडी के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, वहां पर भी फिश मार्केट ऑब्वियसली बनाई होगा। सो हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन? बिकॉज उस सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। आपने कैसे हैंडल किया? और इसी के साथ एक सवाल का जवाब मुझे और दीजिएगा। कई एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि अगर हमने हिंदी में भी बात करी तो भी हम रिकमेंड हो सकते हैं, और हम हमेशा जोर देते हैं कि अगर आपको एसएसबी के अंदर रिकमेंड होना है तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होना जरूरी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो 2 सवालों का जवाब आप दीजिए। यस सर, इंग्लिश तो बिल्कुल सर बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में मैंने तो अभी तक किसी को बात करते नहीं देखा है एसएसबी में। एंड एसएसबी का स्किप करके अगर मैं एकेडमी का भी बताऊं, एकेडमी में हिंदी में रिप्लाई करने पे भी बहुत हैवी पेनल्टी होती है। तो इसीलिए आपको वो फ्यूचर, तो जिस करियर में आपको इंग्लिश में ही हमेशा बात करना, उसकी सिलेक्शन के लिए आप कैसे हिंदी में अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लड़कियों के लिए इट इज सुपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, लड़कियों में ओवरऑल बहुत हाई लेवल कम्युनिकेशन स्किल जाता है। सो जो लेवल ऑलरेडी 100 पे सेट है, आपको 150 पे परफॉर्म करके आना है। तो इसलिए बिकॉज लड़कियों में कंपटीशन बहुत टफ है, सो उसमें यस, इंग्लिश बिकम सुपर इम्पोर्टेंट। लड़कों में भी इफ आपका कम्युनिकेशन स्किल इज गुड तो बहुत अच्छा चांस है, एंड दैट इज रियली गुड। आप English is super important, आपकी communication skill, and you can only communicate in English. So yes, it is super important. And now coming to the screening part, yes, getting screened in, आपको एसएसबी के दौरान 2 दिन आपकी हार्ट रेट बहुत हाई रहेगी, एक डे 1 स्क्रीनिंग और लास्ट एक डे 5 कॉन्फ्रेंस। सो डे 1 स्क्रीनिंग में यस बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे, एंड
उसके ऊपर लोग ना बात कर रहे होंगे बहुत ज्यादा कि मैं तो इतने टाइम का रिपीटर हूँ, इतने टाइम का रिकमेंडेड हूँ। सो फ्रेशर्स स्पेशली डर जाते हैं। मैं भी मुझे पता था कि ये होने वाला है, तो मैं नहीं यस। सुन रही थी किसी की बातें, मैं चुपचाप ओके। साइड में बैठ गई थी। ओके। एंड सो इसीलिए स्क्रीनिंग में आपसे अपने ऊपर फोकस करो, किसी और से बात करना अवॉइड करो, ज्यादा बातें मत करो। एंड इंस्ट्रक्शन सुनो सबके। एसएसबी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है सामने वाला क्या बोल रहा है, आप इंस्ट्रक्शन या सुनो और उसको फॉलो करो। इवन द ऑफिसर अप्रिशिएट्स दैट कि ये इंसान सुन रहा था मेरी बातें और या ये उस अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। बिल्कुल। सो यस, बहुत ध्यान से स्क्रीनिंग में इंस्ट्रक्शन सुनो कि क्या हो रहा है। ओआईआर के लिए पहले से सैंपल स्लाइड भी चलाई जाएगी, तो उसमें देखो वो लोग सब बताएंगे आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड देन कमिंग टू पीपीडीटी, यस रश बहुत होगा। सडनली पिक्चर दिखाएगी, पिक्चर हट जाएगी, दिखाई जाएगी एंड पिक्चर हट जाएगी, क्या करूं। सो डोंट पैनिक। आई यूज्ड टू डू बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में जस्ट यू ब्रीद इन ब्रीद आउट फॉर some seconds, close your eyes, do that. So मेरे हर टेस्ट के पहले आई यूज्ड टू डू बॉक्स ब्रीदिंग। लोग मुझे एक्चुअली देख रहे थे एंड बोल रहे क्या हो गया इसको, बट ठीक है, आई डिड नॉट केयर कि ठीक है यार, आई नीड अ काम माइंड फॉर दैट। तो या कीप योर माइंड काम, कामनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वहां लोग पैनिक कर रहे होंगे, तुम लोगों को देख के भी पैनिक कर लोगे, सो दिस हैपेंस। सो रूल नंबर 1, स्टे काम। रूल नंबर 2, लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस कि किस पे क्या डिटेल्स भरनी है। पहले आपको डिटेल्स भरना होगा, बहुत लोग डिटेल्स भरने में भी मेसअप करेंगे, तो वो काम नहीं करना है, बैड इंप्रेशन पड़ता है। एंड उसके बाद जब टेस्ट चालू हो, फॉरगेट एवरीथिंग, फोकस ऑन द टेस्ट। स्टोरी बन गई, डिस्कस मत करो किसी और के साथ, क्योंकि पीपीडीटी की स्टोरी लिखने के बाद भी बहुत टाइम रहता है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग ऑर्डर में भेजे होते हैं। तो उस टाइम भी ज्यादा डिस्कस मत करो, अपनी स्टोरी रिवाइज करो, क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, स्टे काम। एंड जब वहां पे हॉल में भी जाके बैठे, तो नरेशन इज योर बेस्ट चांस। उस टाइम नो वन एल्स विल बी स्पीकिंग, यू गेट टू स्पीक योर पॉइंट। तो उस टाइम बहुत अच्छे से नरेट करना। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो डू दैट। एंड उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में ऑब्वियस है फिश मार्केट बनेगा। आई पर्सनली यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट विद ग्रुप डिस्कशन, ऑल्दो आई हैव good level of communication, but still group discussion mein it is very difficult for me to speak. But in that there will be some gaps. Try to initiate the discussion. Agar nahi hua to bhi it's fine, try to participate in the discussion. If one and in the discussion you'll observe this very commonly, one single point, if it is a vital point, people will keep on repeating it. Nothing is being added, nothing is being removed, it is being repeated. So us time you can try speaking that. Also, one thing I have observed for female candidates, generally we speak in a low tone because that is how we are raised, that is how we usually live. So don't do that. NCC में जैसे command देता है, तो speak like that in the narration and in the group discussion. This will definitely give you some points. Obviously. So speak loudly and clearly. Don't shout. Don't shout. Absolutely don't shout. No matter what happens. And if somebody cuts you, then be like chest number this, I was speaking, but all right, you can continue with your point. So just be polite, and you have pointed out the chest number as well, so that is good. So you've done your task. So yes, don't panic, just try to give your points and listen where the discussion is going on, like what are they talking about. So try to add some points. If you add some vital points, just speak once or twice, that will be enough for you. Even I did not speak more than 3 times or so in my screening time. So give vital points, give a good narration, you'll get it. ग्रेट दीपशिका। कई बार यही प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स को कि बहुत तेज बोल देते हैं, कई बार बहुत स्लो बोलते हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर कही गर्ल्स के लिए कि आपको उस पोलाइट मैनर के अंदर नहीं बोलना है, आपको वहां पर एटलीस्ट उस टोन के अंदर बोलना है कि आप कमांड दे रही है, आपकी बात सुनाई। एक लेवल ऑफ डोमिनेंस वहां पर दिखाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कई बार, बिकॉज आप वहां पर जिन लोगों के बीच में बात कर रही हैं वो शायद आपसे कई बार ऊपर होता है। बिल्कुल ये बात दीपशिका ने सही करी, और सारी गर्ल्स को भी मैं कहना चाहूंगा, मुझे भी लगता है कि एक गर्ल का रिकमेंड होना सीडीएस के थ्रू ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सीट्स बहुत ज्यादा कम है सीट्स, और नंबर फर्स्ट पॉइंट जो दीपशिका ने कहा था कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। गर्ल्स का कम्युनिकेशन ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि बॉयज से कई बार बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और जब आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो वहां पर कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स ग्रेट। दीपशिका, अब हम बात करेंगे टीएटी के बारे में। टीएटी को लेकर काफी लोग घबराते हैं, डरते भी।
ऑब्वियसली साइकोलॉजी के बारे में जब मैं बात करता हूँ, साइक का 70% पार्ट आपका टीएटी कवर कर लेता है, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो आपकी स्ट्रेटेजी टीएटी के लिए क्या थी, आपने टीएटी के लिए प्रिपेयर कैसे किया? बिकॉज टीएटी में बच्चा दो तरीके से जूझता है, उसको दो जगह पर प्रॉब्लम आती है। पहला प्रॉब्लम आता है कि सही तरीके से जब आपको पिक्चर्स दिखाए जा रहे, ऑब्वियसली आपको 12 स्टोरीज लिखनी है। अब कई बार ये होता है कि हर स्टोरी के अंदर मैं नया आइडिया कैसे लेकर आऊं। नंबर सेकंड थिंग प्रॉब्लम ये आती है कि आपको उस टाइमलाइन के अंदर स्टोरी को लिखना, और आपकी पर्सनालिटी भी उसके अंदर आनी चाहिए, आपके ओएल क्यूज भी स्टोरी के अंदर दिखना चाहिए। तो आपने इन दोनों चीजों को मैनेज कैसे किया? बिकॉज ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टैट के लिए कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, बट हाँ उसमें भी थोड़ा सा बी अवेयर, क्योंकि कुछ बहुत ही वियर्ड सी इमेजेस भी मैंने देखी है टैट के लिए, एंड लोग उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो मैंने बोला ये नहीं आने वाली, व्हाई आर यू डूइंग दिस? तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन प्रैक्टिसिंग सच इमेजेस। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस, सो यस, टैट में आपको राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, टैट के लिए नहीं, पूरे साइक के लिए आपको चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज कॉमन कि आपको ब्रेक मिल जाएगा बीच में, साइक के बीच में। सो इसीलिए आपको राइटिंग तो बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो लाइक आई सेड, एवरी एवरी वीकेंड आप एक पूरा साइक टेस्ट दो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसमें आपको पता चलेगा आपकी राइटिंग कैसी जा रही है, हैंड राइटिंग ठीक है कि नहीं, स्पीड बन रही है कि नहीं। ऑल्सो सिंस आपको 10 और 12 स्टोरीज आए, या सो उतने लिखने के लिए आपको उतना टाइम नहीं मिलता कि आप बहुत लंबी स्टोरी लिखो, 12 to 14 लाइंस की स्टोरी लिख रहे हो, उतनी बड़ी नहीं लिख पाओगे। तो ट्राई 8 to 10 लाइंस की आप स्टोरी लिखो, स्टार्टिंग में इंट्रो हो जाए, एंड में कंक्लूजन हो जाए, बीच में आप स्टोरी के एक्शंस डाल दो, दैट्स इट। कोई फालतू डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है कि ये इसने ब्लू शर्ट पहनी थी या ये सब जरूरी नहीं है, क्या एक्शन किया, क्या हो रहा है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्शंस प्रिपेयर करने के लिए आप कुछ कॉमन थीम्स होता है, उसके बारे में आप एक्शंस पता कर सकते हो कि फायर रेस्क्यू एंड सेफ्टी कैसे की जाती है, एंड हाउ टू सेव समवन फ्रॉम ड्राउनिंग इफ समवन इज ड्राउनिंग, फर्स्ट एड के बारे में। तो ये सब थीम्स के एक्शंस पढ़ के पहले से आप रेडी रखो कि आपको पता है क्या है, एंड देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और जब आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके पास नंबर ऑफ टैट इमेजेस होंगी जो आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो शो दैट टू योर डिफेंस एस्पिरेंट फ्रेंड्स, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो स्टोरीज पे डिस्कस करो, एक एक इमेज पे कम से कम 8 to 10 थीम्स आप बनाओ, एंड सम गुड थीम्स, नॉट ऐसी उल की सिविल इंजीनियर ने प्रोजेक्ट बना दिया, आईएएस ने ब्रिज बना दी, दैट्स इट, नो, डोंट डू दैट। सो आफ्टर डूइंग दैट यू स्टार्ट गेटिंग आइडियाज। सो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो। सो जैसे वीक में एक दिन साइक की प्रैक्टिस के लिए दिन निकाला, वैसे ही वीक में एक दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी टाइम निकाल लो। So that is how you'll perform better in TAT. So writing speed and good ideas, you'll be good to go. ग्रेट ग्रेट दीपशिका, बिल्कुल ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है टैट के लिए। आपके जो आइडियाज है वो सही आइडिया होना चाहिए। और इन टैट मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को कहता भी हूँ कि आपको वहां पर एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। एस्पिरेंट कई बार मिस्टेक ये करते हैं कि स्टोरी को डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, इस कलर के कपड़े पहने थे, इस साइकिल से जा रहे हैं, फिर हमने ये करा। डोंट डू दैट थिंग। आपका एक्शन ओरिएंटेड रहना वहां पर ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपका जो ओएल क्यू है, जो साइकोलॉजिस्ट देखना चाह रहा है बेसिकली, वो आपके एक्शंस के थ्रू पता लगा ले। दैट्स ग्रेट। दीपशिका, अब हम बात करते हैं एक बड़े डिफिकल्ट प्रोसेस के बारे में जिसको लेकर एस्पिरेंट थोड़ा डरते भी हैं। यहाँ पर मैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यू ऑफिसर के नाम सुन के कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। कई एस्पिरेंट्स होते कभी भी उन्होंने यूनिफॉर्म के अंदर किसी पर्सन को देखा नहीं, और ऐसा तो कभी नहीं देखा कि वो पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है। बट बीइंग फ्रॉम द एनसीसी कैडेट, आप एनसीसी बैकग्राउंड से, तो आपके लिए तो वो चीज थोड़ी कॉमन होगी, ये मैं मानता हूँ कि आपके लिए वो चीजें कॉमन थी, आप ऑलरेडी उस बैकग्राउंड से आती है। बट इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा मोमेंट रहा जहां पर आपको प्रेशर फील हुआ हो कि यार यहाँ मैं फंस गई हूँ, या यहाँ लग रहा है कि अब कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये थोड़ा सा प्रेशर, ऑब्वियसली एक मोमेंट ऐसा आता है इंटरव्यू के दौरान, तो कुछ ऐसा मोमेंट आपके साथ था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीसी में भी हम मोस्टली एनसीओ और जेसीओ से डील करते हैं, तो जब ऑफिसर आते हैं वहां पे तब हम लोग ऑब्वियसली नर्वस हो जाते हैं उधर भी। सबसे पीछे खड़ा रहना पड़ता है, तो एग्जैक्टली पीछे पीछे भागने की कोशिश करते हैं कॉटेरिया। एंड पर्सनल इंटरव्यू में ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं रहते, सिर्फ कॉन्फ्रेंस में आप ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में देखोगे, तो उस टाइम दे विल बी ड्रेस्ड इन सिविलियन क्लोथिंग्स। बट यस, पर्सनल इंटरव्यू में देयर आर सम थिंग्स, डोर को पुश करना है या पुल करना है, एंड चेयर पे जाके हैज द पर्सन आस्क्ड यू टू सिट और नॉट, तो इसलिए थोड़ा काम होके जाने, सामने वाला से आप डिस्कशन करने जा रहे हो, ही वांट्स टू नो अबाउट यू, सो गो लाइक दैट। So इसीलिए in that way you will be way more calmer compared to someone thinking कि personal interview के लिए जा रहा हूँ this that, so it's fine. And other than that, मेरे case में yes, the where I got stuck was interviewing officer asked me to calculate some value and it was in feet.
सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि फीट, मीटर, सेंटीमीटर, ओके एवरीथिंग ओके स्टार्टेड, ओके ओके सब चीज दिमाग में मेरे घूमने लगा. हम्म एंड देन आई गेव अ वैल्यू टू हिम एंड आई सेड कि सर, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन कैलकुलेट, ऑल्दो आई एम नॉट सो श्योर दिस इज द राइट आंसर, बट आई दैट इज ऑल आई कैन डू. सो बी ऑनेस्ट, कुछ नहीं बन रहा है तो वी कैन से सर ये मुझे नहीं पता, ये आई एम अनेबल टू डू दिस, रादर देन बीटिंग अराउंड द बुश. बार बार एक ही चीज के अराउंड घूमते रहो, आप बता भी नहीं रहे हो तो सामने वाला भी इरिटेट होगा. जस्ट ऑब्वियसली दैट एंड स्टे स्माइलिंग कि आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आराम से ही आपसे बात करेगा, आप भी ऑब्वियसली कामली बात करो कि सर ये तो मुझे नहीं आ रहा है. ऐसे तो फिर ही माइट से कि इतना भी नहीं आ रहा है, ऐसे करके तो बोले सर इस मोमेंट पे तो नहीं आ रहा बट मैं सीख लूंगी. ऐसे तो सिंपल, जस्ट डील थिंग्स लाइटली, क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो पैनिक करके भी नहीं आएगा. तो नहीं आएगा इसलिए ऑब्वियसली जस्ट एडमिट इट ऑनेस्टली एंड जितना आता है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओ. वहां पे कुछ और पूछते हैं तो भी इट्स ऑल राइट, क्योंकि कोई आपका एक आंसर ना आपको रिजेक्ट नहीं कर देगा कि आपने ये नहीं बता ऑब्वियसली पाया तो इसी ऑब्वियसली पर्टिकुलर रीजन के कारण रिजेक्ट हुई. तीन ऑब्वियसली असेसर्स हैं, तीनों असेसर्स का कंबाइंड रिव्यू से आप यस रिकमेंड होते हो. तो इसीलिए यस वन सिंपल क्वेश्चन वोंट मेस इट अप. ग्रेट. दीपशिका, आप एनसीसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि आपके कुछ सवाल एनसीसी के आसपास घूम रहे थे, या ऐसा कुछ आपसे पूछा गया? सर एनसीसी के रिगार्डिंग यस, मैं जूनियर अंडर ऑफिसर थी तो हम्म उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या इवेंट्स कंडक्ट करवाए, हम्म या आप कैडेट्स से कैसे डील करते हो. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछा था. हम्म उतना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एनसीसी के बारे में तो उन्होंने नहीं पूछा मुझसे. हम्म बट हाँ, इट डजेंट हर्ट, लाइक बेसिक नॉलेज आपको एनसीसी का पता होना चाहिए कि यस एम्बलम किस चीज पे स्टैंड करता है, लोटस एंड ऑल दैट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से डायरेक्टरेट में थे आप. सो इसका एक और रीजन भी था क्योंकि मैं फाइनल ईयर में जब थी तब मैं एसएसबी देने गई और मेरा एनसीसी फाइनल ईयर थर्ड ईयर में खत्म हो गया था, क्योंकि एनसीसी सीनियर कोर्सेज 3 इयर्स, यस तो मैंने यस फर्स्ट ईयर में एनसीसी ज्वाइन कर लिया. तो मे बी दैट वाज नॉट सो रिसेंट, इसलिए उतने ज्यादा क्वेश्चन मुझसे एनसीसी रिलेटेड नहीं किए गए थे. दीपशिका, आपको लगता है कि बीइंग इन एनसीसी आपको उस चीज का फायदा मिला कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में? इतने टाइम तक आप रही एनसीसी में, तो एक क्या बदलाव आपके अंदर आया? मतलब मैं सवाल हर एस्पिरेंट से पूछता हूँ जो एनसीसी से आता है, कि एनसीसी ज्वाइन करने से पहले आप क्या थे और अभी आप क्या है, इन बिटवीन इस पूरी जर्नी के अंदर अपनी पर्सनालिटी के अंदर कोई चेंज आप देखते हैं? सो एनसीसी सर मैंने ज्वाइन किया था एज अ, क्योंकि सिविलियन बैकग्राउंड से आती हूँ मैं, तो मुझे हम्म पता ही नहीं है मिलिट्री में कैसी चलती है चीजें, क्या होती है. तो हम्म आई डिसाइडेड टू ज्वाइन एनसीसी कि एटलीस्ट मुझे पता तो चले मैं किस चीज को अपना करियर बनाना यस चाह रही हूँ. ऑब्वियसली तो इट वाज फॉर दैट. एंड देन व्हेन यू ज्वाइन एनसीसी तो काफी चीजें आपको पता चलती है कि ये रैंक होता है, इस तरीके से आप डील यस करते हैं चीजों से. यू विल फेस सम न्यू प्रॉब्लम्स. आप यस टाइम मैनेज करोगे. सैटरडे संडे को कॉलेज में लोग 11 बजे सो के उठ रहे हैं, आप सुबह 5 बजे से ग्राउंड में हो, आप 11 बजे लिटरली ड्रेंच्ड इन स्वेट वापस जा रहे हो हॉस्टल में. सो गर्ल्स हॉस्टल में और भी काफी रेयर सीन रहता था. सो यस, इट गिव्स यू डिसिप्लिन, इट गिव्स यू, एनसीसी जाके आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप डिसीजन जो ले रहे हो आपके लिए सही है कि नहीं, कि आपको आर्मी ज्वाइन करना है उसमें ये सब चीजें होंगी, सो ये मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा. तो एनसीसी विल बेसिकली एनफोर्स योर डिसीजन इफ इट्स राइट. तो आपको सही डायरेक्शन में वो लोग गाइड करेंगे. वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं एंड आप उनको जब बताओगे कि आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो दे विल हेल्प यू अ लॉट. दे विल हेल्प यू विद ऑल दे नो, विद एवरीथिंग दे हैव. तो आपको हेल्प भी बहुत मिलेगी. आप फेलो डिफेंस एस्पिरेंट से भी मिल जाओगे एनसीसी, तो आपको आपकी तैयारी के लिए जो स्टडी बड़ी है वो मिल जाएगी. बिल्कुल वो एनसीसी से काफी चीजें होती है. प्लस एनसीसी में जो तो हमें कोर्सेज सिखाते हैं, मैप रीडिंग एंड सर्विस प्रोटेक्टर और राइफल्स एंड ऑल दैट, ये सब चीजें आपको एकेडमी में भी हेल्प करेंगी. बहुत हेल्प करती है. रैंक्स एंड ऑल दैट, रैंक्स ऑर्डर कैसे देते हैं, ऑर्डर फॉलो कैसे करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, तो ये सब चीजें आपको एकेडमी में भी हेल्प करेगी. तो इसको आप एक मॉक मान सकते हो कि आर्मी के बारे में. ऑल्दो एनसीसी इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट यू हैव टू डू इन आर्मी, बट ऑब्वियसली स्टिल फॉर सिविलियन या फिर जो भी है आर्मी के बाहर, उसके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि आप एनसीसी ज्वाइन करके यू नो क्या होती है चीजें. बिल्कुल. दीपशिका, मैं एक आखिरी कुछ सवालों के ऊपर आता हूँ. एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और एक बहुत बड़ा सवाल भी होता है एस्पिरेंट्स का, कि अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान ओएलक्यू कैसे डेवलप करें. ऑब्वियसली आपके एसएसबी आपके ओएलक्यूज के ऊपर टिका होता है, आपके रिटर्न तो सीडीएस के द्वारा आपने तैयार कर लिया, बट इस पूरी जर्नी के दौरान अपने ओएलक्यूज को डेवलप कैसे किया जाए, तो ज्यादातर मेरे पास यही सवाल आता है.
तो आपके अकॉर्डिंग आपने भी एग्जाम को क्रैक करा, आप ओटीए के अंदर थी, तो ओएलक्यू को डेवलप करने का सबसे सही तरीका क्या है? कैसे ओएलक्यूज आप डेवलप करते आई ऑल्सो हैड द सेम डाउट, मेरा भी हैं? सेम कंसर्न था कि Yeah. OLQs मुझ में है भी कि नहीं। तो हम्म, आई मेड अ लिस्ट, पहले तो 16 OLQs एक पेपर पे नोट डाउन कर लो। हम्म, और डिफेंस टाइम से मेरा एक रूल है कि थिंक ऑन पेपर, जो भी सोच रहे हो yes, पेपर पे लिख लिख के सोचो। yes, सो मैंने सारे OLQs नोट डाउन किए एंड हम्म, मैंने पर्सनल सेल्फ एनालिसिस किया कि मुझे क्या लगता है कि कौन सा OLQ मुझ में है और कौन सा yes, मुझ में नहीं है। तो मैंने उससे जॉट डाउन किए। कुछ OLQs मिले, 3 या 4 OLQs ही मुझे लगे कि मेरे अंदर है, बाकी ओके, नहीं। ओके, ओके सो दीदी, ओके, बाकी को फिर मैंने नोट किया। अब एक एक OLQ का जो मुझ में नहीं है, मैंने स्टेप्स नोट डाउन किए कि कैसे मुझ में आ सकते हैं, क्या कर ऑब्वियस, सकते हैं, और क्या मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ये OLQ है, तो उस इंसान को कांटेक्ट करो। डायरेक्टली मत ऑब्वियस, बोलो कि ये OLQ तुम, मैं कैसे सीखूं। बट उनसे थोड़ा ऑब्जर्व करो कि ये कैसे करते हो, हाउ डू यू डू बिल्कुल, दैट, व्हाई डू यू बिल्कुल, हैव दिस अप्रोच। तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यस, अगर आपका प्रॉब्लम पेपर पे नोटेड डाउन है तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इस चीज में मैं लैक कर रहा हूँ, एंड उस पर एक्शन लो। तो सिर्फ सोचते रहने से कि यार ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, कुछ नहीं होगा। सोचो कि हाँ ये दिक्कत है, एक बार पता चल गई दिक्कत, प्रॉब्लम के बारे में सोचना छोड़ दो, सॉल्यूशन पे काम करते हैं। सो ऑब्वियसली, बाय दिस, एक दिन में नहीं होगा। और टू बी ऑनेस्ट, डिफेंस जर्नी इज लाइक दैट। आप कब वो चीज खुद बन जाओगे जो आप बनना चाह रहे थे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली, जस्ट कीप योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग, चुपचाप अपना काम करते रहो। नहीं बिल्कुल सही दीपशिका। सबसे पहली जो चीज है वो है अपना इंट्रोस्पेक्शन करना कि मेरे अंदर कमियां क्या है, मेरे अंदर अच्छाइयां क्या है, और जो कमियां उसको दूर करने के लिए आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और इट टेक्स सम टाइम, वो समय लगता है। और ये लास्ट वाली लाइन में मुझे आपकी बहुत बढ़िया लगी कि आपको खुद को भी बताने लगता है कि कब आपके अंदर वो वेलक्यूज आ जाते हैं। वो आपको कई बार दूसरे लोग बता दे कि यार आप बहुत चेंज हो गए हो, आप ये चीज आपके अंदर आ गई है। और सडनली आप रियलाइज करते कि आप अंदर से वैसा फील करना शुरू कर देते हैं। आप केवल आप फेक नहीं हो रहे हैं, आप केवल वाना भी नहीं बता रहे कि मैं ऐसा ही हूँ, वो चीजें आप अंदर से फील करना शुरू कर देते हैं। लाइक डिसिप्लिन के बारे में बात की जाए, या जब आप किसी चीज को स्किप करते हैं तो आपको गिल्ट फील होने लग जाता है अपने मन के अंदर, आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं अपने नेशन के लिए। ये चीजें धीरे धीरे आपके अंदर आने लगती है। ग्रेट दीपशिका, आपसे बात करके मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। दीपशिका, लास्ट मैसेज आप एस्पिरेंट को क्या देना चाहेंगे जो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? स्पेसिफिकली गर्ल्स के बारे में बात करूंगा, बिकॉज बहुत प्रेशर उनके ऊपर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्या होता है ना कि इस एग्जाम्स के दौरान, मैं एज अ गुरु अगर मैं कुछ बात करूं, तो कई बार बच्चियां मुझसे कहती है कि सर घर वाले शादी का प्रेशर करते हैं। ऑब्वियसली एक कई घर वाले कहते हैं कि अब करियर अपॉर्चुनिटी कोई और आपको चूज कर लेनी चाहिए, बिकॉज उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यही होता है कि जो करियर है वो ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस करियर में आने के बाद आगे कैसे होगा, फ्यूचर कैसे सेट होगा। तीसरी बात प्रॉब्लम ये आती है कि एस्पिरेंट जो भी अपने कॉलेज के अंदर, कॉलेज के साथ वो अपनी सीडीएस की प्रिपरेशन को मैनेज कैसे करें, तो ये तीन चीजें वो कैसे कर सकते हैं? सो कमिंग टू द एस्पिरेंट्स पार्ट की, हम्म, जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गिव अप हम्म, कर दें क्या। हम्म, हम्म, सो जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हम्म, इफ योर हार्ट से सो कि मैंने हम्म, अपना 100% नहीं 110% दे चुका है, हम्म, कर दिया हम्म, मैंने जो कर सकते थे, हम्म, और उसके बाद नहीं हुआ, तो हम्म, इट इज फाइन टू मूव ऑन, कोई हम्म, बात नहीं। हम्म, हम्म, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि 1% और भी है ना जो बचा हुआ yes, है, अभी मैंने एफर्ट वो हम्म, डाले नहीं है, हम्म, तो वो आप डाल के देख लो। क्योंकि बिल्कुल, किसी चीज को छोड़ने के पहले मेरा तो यही रूल रहता है कि हम्म, जो कर सकते हो करके देख लो। बिल्कुल, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो कोई बुराई नहीं है, एटलीस्ट यू विल नो बिल्कुल, कि यू गेव योर बेस्ट, तुमने कर लिया जो कर great, सकते। बिल्कुल सही। Yes, and regarding the female aspirants, yes, ये वाली प्रॉब्लम, although I would say, मैंने क्योंकि पर्सनली ये चीज फेस नहीं की है, मुझे हम्म, मेरे घर से हमेशा लिबर्टी रही है कि तुम्हें हम्म, जो भी करना है तुम करो, हम्म, as long as you take responsibility for हम्म, it, कि हम्म, prepare yourself, do it हम्म, yourself, will be more than हम्म, happy to support you. हम्म, So yes, ये वाली प्रॉब्लम, तो I would say कि yes, maybe try to convince your family, हम्म, बट अपना हम्म, ज्यादा टाइम कन्विंस करने पे वेस्ट मत करो, अपने एफर्ट्स पे सारा टाइम yeah, लगाओ, लेट योर रिजल्ट्स स्पीक हम्म, वॉल्यूम। हम्म, एंड यस, तो अगर जॉब इज द प्रॉब्लम, तो आप कोई जॉब टेकअप करके साइड बाय साइड हम्म, आप प्रिपेयर करते रहो। हम्म, दैट इज वाई अपने ड्रीम पे सिर्फ इसलिए गिव अप मत करो क्योंकि कोई और जो उस फील्ड में कभी रहा ही नहीं आपको बोल रहा है कि मत हम्म, करो। इसीलिए अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो सिर्फ अपने डिसीजन पे वो काम करो। हम्म, सो दैट वुड बी माई थिंग कि आप बीइंग अ गर्ल आप नहीं कर सकते। आर्मी में कोई लड़का कुछ, कोई लड़की कुछ नहीं नहीं होती। कर आप डे 1 अकेडमी ज्वाइन करोगे, कोई मेल फीमेल ट्रीटमेंट सब खत्म हो जाएगी। तो सकते। इसीलिए ये सोच के तो मत करो। एंड सो जब तब डिफरेंस नहीं होना, तो अभी तैयारी में भी क्या करना, लड़के भी सेम ही चीज फेस कर रहे होते हैं। कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, उन्हें भी बोलते हैं कि क्यों लगे हुए इस चीज में।
जॉब कर लो, मूव ऑन कर लो। सो इसीलिए जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। एंड नाउ कमिंग टू द next question, like I think this answers both ki give up wala part and the female aspirant wala part. Yes, and sir, could you repeat the next question that was yes, how to manage CDS preparation and the college preparation, दोनों को manage कैसे किया जाए? थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर एस्पेक्ट। राइट, तो इसमें यस सर, फर्स्ट व्हाट आई वुड से सैक्रिफाइस। आपको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। मेरी प्रिपरेशन के टाइम मेरे घर वाले भी बोल देते थे, तुम्हें तो मूवी के लिए भी पूछते तो लगता है कि हमें गिल्ट हो जाता है कि यार ये बेचारी पढ़ रही थी, इसको बुला लिया। सो व्हाट इज देयर कि आप अपना टाइम आप ज्यादा नहीं लगा पाओगे पर्सनल वर्क में, दोस्तों के साथ घूमना ये वो नहीं। बट हाँ, जो सपोर्टिव फ्रेंड्स होंगे ना वो सब समझ जाएंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे, तू बढ़िया पढ़ाई कर, एग्जाम के बाद चलते हैं। सो देयर वाज वन थिंग, माय फ्रेंड्स आज में दीपिका मूवी पे चलेगी, मैं बोली अब जो भी होगा 3 सितंबर के बाद होगा, 3 सितंबर को सीरियस था। सो उसके बाद वी कैन डू दैट। सो यस, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए कि आप जो जॉब या कॉलेज जो भी है उसके साथ साथ सीडीएस का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो, तो दोनों को प्रायोरिटाइज करके आप चलो। एक रात पहले आप अगले दिन का टाइम टेबल बना लो कि मुझे इतना अप्रोक्सीमेट टाइम अपने पार्ट टाइम जॉब या कॉलेज में लग जाएगा, बाकी इतना टाइम मैं निकाल सकती हूँ अपने सीडीएस के प्रिपरेशन के लिए। एंड समटाइम्स वी फाइंड गैप्स इन थिंग्स, जैसे कॉलेज में कोई क्लास खाली है तो उसमें बैठ के बकवास मत करो, अपनी बुक निकालो और पढ़ लो। सो कीप अकाउंट ऑफ दैट टाइम एज वेल, जो बीच में बफर मिल सकता है। सो आप इस तरीके से अगर अपना टाइम यूज करोगे ना तो यू कैन डू इट। इजी नहीं होगा, सम डेज बर्न आउट हो जाओगे कि यार क्या कर रहा हूँ, कितने दिन करना है ये, मैं क्यों कर रहा हूँ। बट उस टाइम भाई, उस दिन मे बी शायद एक दिन रेस्ट ले लो, लेकिन अगले दिन से फिर से शुरू करना पड़ेगा। इट्स वाई इट विल टेक ऑल दैट यू हैव। प्रिपरेशन स्टेज ही आपको ऑफिसर बनने के लिए रेडी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अकेडमी जाओगे तो अकेडमी में भी आपका जितना कैपेसिटी है ना उससे 200% मोर आप परफॉर्म करोगे। तो इसीलिए अभी से दिस इज जस्ट प्रिपेयरिंग यू टू बिकम एन ऑफिसर। एंड वहां पे भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। अकेडमी में यू डोंट हैव टाइम बट स्टिल यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग। तो ये चीज आपको अभी एस्पिरेंट लाइफ से ही एग्जाम प्रिपरेशन आपको तैयार कर रहा है इस चीज के लिए। और जब आप ये रूटीन फॉलो करोगे ना, तब यही रूटीन आप एसएसबी में भी बता पाओगे और जेन्युइन लगेगा, एंड दैट वुड पुट अ वेरी गुड इम्पैक्ट। सो या ओवरऑल आई वुड से थोड़ा ये पर्सनल टाइम, ये सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अपना रूटीन बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, प्लान्स रखो कि आज ये पढ़ना है इतने, और टारगेट्स रखो कि इस मंथ के एंड तक इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो नोट करो कि क्यों नहीं हुआ, उसको बफर करके कंप्लीट करो। सो दैट इज इट। टाइम रुक नहीं रहा है, बट टाइम मैनेजमेंट से वी कैन मैनेज। ग्रेट ग्रेट दीपिका, बहुत सारी चीजें आपने बताई कि थोड़ा सा टाइम मैनेज करना जरूरी है और चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज कही जाती है ना कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना बड़ा जरूरी होता है। तो आपको अगर कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आपका जो फ्री टाइम है उसके अंदर भी आपको इसी सपने के बारे में सोचना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। दीपिका, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई न्यू कि एस्पिरेंट को बहुत हेल्प मिलेगी आपकी बातें सुन के। मैं आपको आपके आगे के फ्यूचर के लिए अगेन बधाई देता हूँ बहुत ज्यादा, और आई विश कि आप आगे बहुत अच्छा करें बेटा। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद।